नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। तर्कश में आज हमारे सवालों के तीरों का सामना करने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं डीजीपी बीएस सिद्धू साहब। सिद्धू साहब, आपका तर्कश में स्वागत है। ऐसा क्यों होता है कि आपसे जुड़ा हुआ कोई न कोई मसला किसी न किसी कानूनी विवाद में फंसा नजर आता है? ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट तक एक विवाद आपका पहुंचा हुआ था। देखिए, जो व्यक्ति कुछ करेगा वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में भी आएगा, अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो वो किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं आएगा। तो मैं न्यूट्रल गियर ड्राइविंग में विश्वास नहीं रखता हूँ, ना कभी किया पहले नौकरी में, ना अब करता हूँ। तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं और उनको मैं फेस करने के लिए तैयार रहता हूँ, और उसका जो एंड रिज़ल्ट हुआ है वो आज तक भगवान की कृपा से कभी भी मेरे विपरीत नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिली है, लेकिन ये ज़मीन वाले मसले को लेकर के बड़ा छिछालेदर मची है और काफ़ी आप पर आरोप लगे हैं। सच्चाई क्या थी इस पूरे मामले की? देखिए, ये मामला इतना बेबुनियाद था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरा पक्ष रखे बिना ही सिर्फ जो मेरे विरुद्ध कहा गया उसी को सुन के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको इतना बेबुनियाद पाया कि उसको डिसमिस कर दिया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी बात कितनी अनजस्टिफाइड, कितनी कुक्ड अप और कितनी अनरीजनेबल थी वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा। ये पूरा जो ज़मीन का मसला था, ये पूरा जब से आपका उत्तराखंड में एज ए डीजीपी कार्यकाल है तब से कंट्रोवर्सी चलती आ रही। तो क्या आपके कार्यकाल को एक तरह से टारगेट करने के लिए या आपकी कोई कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, ये आपको लगता है? देखिए, कोई चीज़ कहीं से भी शुरुआत हो जाती है। इस पर्टिकुलर प्रकरण में जो शुरुआत हुई वो संभवतः कुछ लैंड माफिया जो थे वो कुछ वन कर्मियों के साथ मिलकर कहीं पेड़ की कटान करा रहे थे, वहीं से इसका मामले की शुरुआत हुई। और उसके बाद में फिर जो बाकी सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो आपके विरुद्ध होते रहते हैं आपकी कार्यशैली करके, वो सब फिर एकजुट होकर उसका स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें कभी भी किसी को कोई सफलता नहीं मिली। सब लोग न्यायालय इसमें तो आपका पुलिस महकमे का कुछ एक तबका शामिल था इसमें। तो देखिए, जहाँ पे आदमी कार्य करेगा वो चाहे कोई भी विभाग हो, तो निश्चित रूप से अपने विभाग में भी कुछ ना कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हमेशा रहते हैं और वैसी स्थिति का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको अंत में कुछ इसमें हासिल नहीं हुआ। ये कोई पहला मसला नहीं है जब कंट्रोवर्सी आपसे जुड़ी हो। जब आप जवानों के एरियर्स का मसला आया उसके बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। आपने कहा कि आप एक सर्टेन समय आपने तय किया, उसके बाद आप रिज़ाइन कर देंगे अगर आप अपने जवानों को एरियर्स नहीं दिला पाए तो आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा ही वो डेयरिंग नेचर आपने दिखाया अपने जवानों को लेकर के? गृह विभाग और सरकार को भी उसमें बड़ी असहज स्थिति हो गई थी उस दौरान। देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे वो इस बात से सहमत थे कि जो मूल डिमांड है वो जस्टिफाइड है और उसके ऊपर विचार भी हो रहा था। और मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार के लिए कोई असमंजस की स्थिति पैदा हुई, लेकिन एट द सेम टाइम जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बाकी डिपार्टमेंट से थोड़ा फ़र्क है। इसमें यूनिफॉर्म है, इसमें डिसिप्लिन है और इसमें जो सर्विस कंडीशंस हैं वो एक पर्टिकुलर कंडक्ट के लिए बाइंड करती हैं हमारे कर्मचारियों को, जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं उनका बाकियों से ज़्यादा उत्तरदायित्व बनता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं उनमें से एक गूंगा बहरा है तो उसके इंटरेस्ट को माँ का देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा बच्चा तो चलाने लगेगा, शोर मचाएगा तो उसको मिल जाएगा। कहा जाता है कि सिद्धू साहब ने एक तरह से पुलिस को इतना ज़्यादा वोकल कर दिया कि वो एक तरह से आक्रोश जैसा भी एक अभियान भी शुरू हो गया था। उस वक्त आपको लगा कि पुलिस के जवानों को ये महसूस हुआ कि PHQ में कोई उनका रहनुमा या उनकी बात रखने वाला बैठा, इसलिए पुलिस उस स्टेज तक पहुँच गई कि उन्होंने आक्रोश जैसा भी एक तरह से स्टेप उठा लिया था? नहीं, देखिए, ये कहना सही नहीं है, बल्कि इसको मैं एक विपरीत तरीके से कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पे कोई आउटलेट प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगर प्रेशर कुकर में आपने उसके ऊपर एक वो एस्केप वाल्व नहीं दे रखा है तो वो काफ़ी समय तक कोई सीटी नहीं बजेगी, लेकिन उसके बाद वो एक दिन सडनली बर्स्ट कर जाएगा। तो हर जगह के ऊपर हमारा जो है, जहाँ पे भी हमने एक टाइट व्यवस्था रखी हुई है उसमें एक प्रेशर वाल्व का होना भी ज़रूरी है और उसमें सब लोगों को अपनी विचार जो है वो व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए और अगर रीज़नेबल है तो उनको सुन लेना चाहिए। और जो लोग बाद में अनरीजनेबल कंडक्ट जिन्होंने दिखाया उनके विरुद्ध बड़ी कठोर कार्रवाई हुई। आपने देखा होगा कि उसमें हमने कई कर्मचारियों को डिसमिस भी किया नौकरी से, जैसा किसी और डिपार्टमेंट में नहीं होता। तो जहां हम एक और कठोर से कठोर एक्शन ले लेते हैं अपने कर्मचारियों के विरुद्ध, वहीं पे हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लेजिटिमेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। लेकिन जो पूरी जो सचिवालय में बैठी IAS लॉबी थी उस वक्त वो इसका बड़ा विरोध कर रही थी कि डीजीपी साहब प्रोएक्टिव होकर के कुछ ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं और जो IAS वर्सेस जो है IPS का ये पूरा एक तरह से विवाद हो गया था। नहीं, देखिए जी, मैं इसको कोई सर्विसेज का विवाद की संज्ञान देना उचित नहीं समझता हूँ।
और बाकी दृष्टिकोण में हमेशा अंतर होगा सचिवालय में और जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं, वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, और जो हमारी ओवरऑल व्यवस्था बनी हुई है वो नेचुरल चेक्स और सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। जैसे हम किसी चीज़ में अगर डिमांड करते हैं तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनका काम यही है कि वो उसको हमारी डिमांड्स को सीमित करें। तो हर व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा था उसमें, और उस समय विभाग के जो इंटरेस्ट थे, जो पुलिस के कर्मचारियों के इंटरेस्ट थे, उनको देखना मेरी जिम्मेदारी थी। तो उसमें कोई किसी प्रकार की आपस में वैमनस्यता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सब अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे। जो आप पुलिस के जवानों के लिए जो करना चाहते थे या उनको जो एरियस दिलाना चाहते थे, उस लड़ाई में आप कामयाब रहे? कितना हद तक आपको सफलता मिली? नहीं, देखिए, मैं इसको कोई लड़ाई की संज्ञा देना उचित नहीं समझता, आपकी लेकिन ये है कि भाई शायद एक उचित क्लेम उस समय कर्मचारियों का बनता था, और सभी उसमें सहमत भी थे। किसी ने ये नहीं कहा कि असहमति थी उसकी, लेकिन एक चीज़ ये आड़े आ रही थी कि शायद कुछ वित्तीय समस्या सरकार के सामने थी जिसको कि रिजॉल्व करने की बात थी, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको भी रिजॉल्व कर लिया गया है। उसमें जो 50% एरियर्स हैं वो इस वित्तीय वर्ष में दे दिए गए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दे दिया गया कि बाकी जो आते हैं वो अगले साल दे दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे सारे पुलिसकर्मियों को जस्टिस भी मिल गया, और जो उनकी लेजिटिमेट डिमांड्स थी वो पूरी भी हो गई। कहा तो ये जाता है कि गृह विभाग के सामने कोई मसला जब डीजीपी साहब रखते हैं तो पूरा जो पुलिस के जवानों का जो समर्थन है, इनका एक तरह से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। ये मैसेज कहीं कहीं गृह विभाग को दे दिया गया है कि पुलिस का जवान, एक एक जवान जानता है कि डीजीपी साहब उनके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, डीजीपी का पद चाहे मैं हूँ उस पर या और कोई भी है, वो एक डिसिप्लिन फोर्स में एक प्रकार से गार्डियन कह लीजिए, पिता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसी के माध्यम से हर चीज़ कन्वे होती है। और मैं समझता हूँ कि होम डिपार्टमेंट भी शायद इस चीज़ को समझता है कि डीजीपी का ये परम कर्तव्य है। और मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक दो बारी ये भी कहा गया है कि वो इस बात से प्रसन्न है कि पुलिस विभाग की जो समस्याएं हैं उनको शासन में एग्रेसिवली परस्यू किया जाता है, और उनके संज्ञान में भी लाया जाता है जब कभी डायरेक्टली हमारा होम डिपार्टमेंट के साथ सेटलमेंट ना हो पाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपस में फ्रिक्शन वाली बात नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल हेल्थी एटमॉस्फेयर की बात है जिसमें हर व्यक्ति अपना अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। ये चीज़ भी अक्सर कही जाती है, ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, एक तरह से पूरा जनरल एक तरह से माना जाता है किसी भी राज्य में। को आईएएस और आईपीएस के बीच में अक्सर कुछ न कुछ मुद्दे आ जाते हैं। 2.5 साल के पीएचक्यू में आपके कार्यकाल के दौरान, करीब करीब आपको 2.5 साल हो गया पुलिस हेडक्वार्टर में, आपको लगा कि कभी कि जो पुलिस के जो जेन्युइन मसले हैं उनको कई बार जो हमारी आईएएस लॉबी कहिए या गृह विभाग कहिए, वो थोड़ा सा उनको एक तरह डिरेल करता है, अटका देता है, थोड़ा उनको रोकने की कोशिश करता है? मेरे को अपने कार्यकाल में 3-4 प्रमुख सचिव गृह और मुख्य सचिव पद के अधिकारियों के साथ कार्य करने का अवसर मिला, और निजी इक्वेशन मेरी उन सब के साथ बहुत अच्छी रही, और कभी ऐसा नहीं कि विभाग के कार्य को लेके हमारे बीच में कोई पर्सनल डिफरेंसेस किसी टाइप के राइज हुए हों। और जहाँ तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, वो हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने स्थान पे बैठ के जो दायित्व उसको दिया गया है, जो उसको कर्तव्य प्रदान किया गया है, उसके हिसाब से देखता है, जिससे कि ओवरऑल दृष्टिकोण में कई बार अंतर हो जाता है। ये बात अपनी जगह सही है कि हमेशा हर जगह फील्ड फॉर्मेशंस में ये एक फीलिंग रहती है कि जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, और ये सिर्फ शासन या गृह विभाग के लिए नहीं, हमारा अपना विभाग है, जो हमारा पीएचक्यू है, वो एक प्रकार से जो हमारे फील्ड में कर्मचारी हैं उनके लिए एक प्रकार से सचिवालय की तरह ही कार्य करता है। और हमारे फील्ड के कर्मचारियों में भी कई बार इस प्रकार की फीलिंग आ जाती है कि पीएचक्यू में जो बाबू हैं वो हमारे कार्य को उतनी एफिशिएंसी के साथ या उतने महत्व के साथ डील नहीं कर रहे जितना कि उनको करना चाहिए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और हमेशा हमारे कर्मचारी जो फील्ड के हैं वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, और हमें भी ऐसा लगता है कई बार कि शायद शासन में जो मामले हमारे लेजिटिमेट थे वो सही डील नहीं हुए, और उसमें एक हमारे पास ओपन चैनल है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हर बात सुनने को तैयार रहते हैं। कई बार ऐसे डिफरेंसेस हुए जिनको फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे लेके गए, और उनके द्वारा इंटरवेंशन किया गया और उनका रेजोल्यूशन हो गया।
ये कहा जाता है कि डीजीपी साहब अक्सर नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सीपीयू का आपने एक्सपेरिमेंट किया, लोगों ने शुरू में बड़ा इसका विरोध किया। अब पिछले दिनों आप नैनीताल उधम सिंह नगर की तरफ चले गए, वहाँ आपने अपने स्तर पर एक औचक निरीक्षण छापेमारी शुरू कर दी, लोगों ने उसका भी विरोध किया। ये जो दो मसले आपने दिए, इन दोनों में से मैंने नहीं समझता कि किसी ने विरोध किया। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा भले विपरीत उसके कुछ कहा गया हो। और जो सीपीयू है वो तो एक बहुत ही सफल, मैं अपने कार्यकाल का एक एक्सपेरिमेंट उसको मानता हूँ। और उसका प्रमाण ये भी है कि जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग कमेटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है, उनके द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई और बाकी स्टेट्स को प्रेरित किया गया कि वो भी इस मॉडल को फॉलो करें। और जो हिंदुस्तान में बेंगलोर पुलिस ट्रैफिक के क्षेत्र में एक बहुत ही अग्रणी पुलिस फोर्स मानी जाती है, उन्होंने अपनी एक स्पेशल टीम वहाँ से भेजी हमारे सिस्टम को स्टडी करके लागू करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से हाईएस्ट लेवल के प्रमाण है कि ये व्यवस्था जो है जिलों में आप छापेमारी करते हैं। जो दूसरा मैं जो कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ, और देखिए इसको छापेमारी, अगर डीजी किसी थाने का आकस्मिक निरीक्षण करता है तो उसको छापेमारी की संज्ञान देना भी उचित नहीं है। और वहाँ पे जाना कितना ज़रूरी है ये इस चीज़ से सिद्ध हुआ कि अगर थाने के अंदर हमारे बिना लिखा पढ़ी के लोगों को हवालात में बंद किया हुआ है, तो अगर हमारे अधिकारी फील्ड के नहीं देख रहे हैं और उच्च अधिकारियों को जाना पड़ रहा है। एसएसपी कप्तान सब काम तो कर रहे हैं, सब तो अपने जो है काम कर रहे हैं, तो वो किस लिए हैं फिर? अगर इस तरह किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आपको जाना पड़ रहा है। देखिए तो सिस्टम का फेलियर है। एक सुपरवाइजरी लेवल इसीलिए बनी हुई है, थानाध्यक्ष के कार्य को देखने के लिए सीओज हैं, एडिशनल एसपीज हैं, कप्तान हैं, उनके कार्य को देखने के लिए डीआईजी हैं, हर लेवल के ऊपर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी न किसी लेवल के ऊपर जाके देखने में कोई नुकसान नहीं है। और एक दो बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी थानों पे जाके वहाँ की व्यवस्था को चेक किया गया। उसका मतलब ये नहीं कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है बाकियों के बीच में, लेकिन सिर्फ एक प्रकार से ये भय ज़रूर होना चाहिए लोअर कर्मचारियों में कि अगर उनका इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है वो उनको उतना क्लोजली सुपरवाइज नहीं भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी स्तर पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड नहीं हो सकती है। क्या और जिलों में आप जाएंगे? और जिलों में तो फिर गए नहीं आप? नहीं, देखिए ये तो चांस की बात है कि कहीं पे आपको लगा कि भाई यहाँ पे देख लिया जाए, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। इसमें कोई वो कैलकुलेशन वाली बात नहीं थी। अर्धकुंभ जिस तरह से चल रहा है, 2 बड़े स्नान संपन्न हो गए हैं, एक स्नान अभी और संपन्न हो रहा है। इस तरह से 2-3 स्नान के बाद आपको क्या लगता है, जिस तरह से पठानकोट का टेरर थ्रेट था, उसके बाद आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, फोर्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी कि हरिद्वार जैसा प्लेस है जहाँ पे पूरे देश की जो है बड़ी एक तरह से पब्लिक आती है, उस चीज़ वहाँ पे अर्धकुंभ को सफल करवाना कितनी? देखिए अर्धकुंभ एक कोई सडन डेवलपमेंट नहीं थी। काफ़ी समय पहले से हमें मालूम था कि ये अवसर आने वाला है, इसलिए हमें पर्याप्त समय हमारे पास था उसके अरेंजमेंट्स करने के लिए और साधन जुटाने के लिए। कुछ साधन हमें केंद्र से उतने नहीं मिले जितनी हमारी उम्मीद थी, लेकिन स्टेट से और कुल मिला के हम जो है वो सक्षम थे इस स्थिति को डील करने के लिए। ओवरऑल प्लानिंग हमारी जो थी वो 2 कंपोनेंट्स पे थी कि एक तो वहाँ पे सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए मूवमेंट की। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके स्नान जो है वो उसकी मूवमेंट फ्री होनी चाहिए, और जो लोकल लोग वहाँ के हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, कहीं पे ट्रैफिक जैम्स ना हो, कहीं पे स्टैम्पीड ना हो। और जो दूसरा अंश था हमारी प्लानिंग का वो आप टेररिस्ट रिलेटेड मान लीजिए, सिक्योरिटी रिलेटेड मान लीजिए कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ऐसी ना हो जो कि कुछ व्यक्तियों द्वारा स्थिति को बिगाड़ने के लिए या कोई एक्ट ऑफ टेरर करने के लिए की गई हो। इसमें हमारा कुछ खुशनसीब भी रहा कि एक अच्छा गैंग जो कि इस टाइप की कुछ चीज़ प्लान कर रहा था वो समय से डिटेक्ट हो गया और कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। और जो हमने अपनी डिटेल प्लानिंग की थी उसमें आंकड़ों का फिगर कैलकुलेट करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और हमने जो आंकड़े अपने स्नानों के हिसाब से कैलकुलेट किए थे कि इतने लोगों की हमें व्यवस्था करनी है, वो अभी तक हमारे काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। जो हमने एंटिसिपेट किया था उतने ही लोग आ रहे हैं, इसलिए हमारी जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चली दोनों स्नानों में। अगर आंकड़ों में आपकी मेजर मिसकैलकुलेशन हो जाती है तो फिर आपकी स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती है। लेकिन एक सवाल उठता है, पॉलिसिंग के लेवल पर ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस जो आपका तंत्र है, सिस्टम, उस पर अक्सर सवाल उठता है। आईएसआई का जो एजेंट एजाज था वो मेरठ में पकड़ा जाता है। 4 मंगलोर से जो सस्पेक्ट टेररिस्ट उठाए गए वो एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस का, इन सब का मतलब सेंट्रल एजेंसीज का उसमें पूरा इनपुट था, इन्वॉल्वमेंट था। अक्सर ये कहा जाता है कि उत्तराखंड पुलिस को बहुत बाद में पता चलता है कि क्या हो रहा है इंटेलिजेंस के सेक्टर में। देखिए
निश्चित रूप से जो स्टेट, किसी भी स्टेट की जो इंटेलिजेंस है उसके पास उतने साधन नहीं होते, उसका उतना ब्रॉड फील्ड ऑफ ऑपरेशन नहीं होता जितना केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का होता है। और ये एक जस्टिफिकेशन है केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए। और जिस इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी भी जो इनिशियल इनपुट्स आई थी वो उत्तराखंड के अंदर से नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर से आई थी। और ये जो आजकल एक सिस्टम चला है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कि वो अपने डायरेक्ट रिक्रूट्स को ट्रेन करके नहीं रखते, वो इंटरनेट के माध्यम से अपने सिंपथाइजर्स ढूंढते हैं और फिर उन सिंपथाइजर्स के थ्रू ही एक्ट्स ऑफ टेरर। नहीं, सोशल मीडिया में इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उनको ट्रैक करने के लिए आप लोगों का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ जी, नहीं, उसका सिस्टम जो है हम उसको बिल्ड कर रहे हैं। और जो हमने यहाँ पे अपना साइबर स्टेशन बनाया है, आज भी हमने अपनी जो STF है उसको सुदृढ़ करने के लिए एक प्रस्ताव बना के शासन में भेजा है। क्योंकि ओरिजिनली ये हमारी STF जो इस टाइप की चीज़ों को हैंडल करती है, क्योंकि हमने सेपरेट कोई एंटी टेररिस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं रखी हुई है, तो जो इससे केसेस रिलेटेड होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने जो ये बनाया उसको थाने का स्टेटस हमने दिलाया और हमने उसको सुदृढ़ करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। हमें आशा है कि वो शीघ्र ही पास हो जाएगा। और जो हमारी जनरल इंटेलिजेंस है उसके कई सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि वो अच्छा कार्य कर रही है। खतरा अभी टला नहीं। जिस तरह से बार बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इनपुट आता है कि जो पठानकोट के बाद और जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे यहाँ THDC हो या दूसरे संस्थान हो, देहरादून में, राजधानी में खुद बड़े बड़े संस्थान हैं जो सेंट्रल इंटरेस्ट के हैं या महत्व के हैं, तो उस जो थ्रेट को लेकर के आप लोग कितना प्रिपेयर हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पठानकोट के इंसिडेंट के बाद जो सबसे पहला कार्य हमने किया वो जो हमारे पास एक अपनी लिस्ट है वाइटल इंस्टॉलेशंस की, उनकी जो हमारी सिक्योरिटी है उसको बीफ अप करने की बात थी। इसमें से कई हमारी जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनकी गार्डिंग जो है वो केंद्रीय एजेंसीज द्वारा भी की जाती है, लेकिन वहाँ पे बैकअप सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, अपनी QRTs मेंटेन करते हैं, आउटर कॉर्डन्स लगाने के लिए हम अपनी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस रखते हैं। और दूसरा हमारे लिए कुंभ मेला, क्योंकि हमारा चल रहा था कुंभ का, उसके लिए व्यवस्था करनी हमारा एक विशेष प्रायोरिटी थी। हमने पहली बार उसमें नई न्यू टेक्नोलॉजी इंडक्ट की है। पहली बार ही हमने इतना हाई टेक उसमें कंट्रोल रूम बनाया है। ड्रोन्स विद माउंटेड कैमराज से हम सारे एरिया की कंटिन्यूस सर्वेलेंस करते हैं। और पहली बार हमने एक वो जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसके अंदर हमने फीड किया है अपने कंप्यूटर्स में और वीडियो कैमराज में। और केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसी से हमने जो नॉन टेररिस्ट इस समय फरार हैं उनके फेशियल इमेजेस प्राप्त करके उनको फीड किया है ताकि वो क्राउड में से भी उनको डिटेक्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड जैसी एक छोटी स्टेट के लिए इस लेवल की टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करना जो है वो निश्चित रूप से एक तारीफ की बात होनी चाहिए। एंड ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है जब पता चलता है कि उत्तराखंड के DGP को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाता है। वो हिमालयी राज्यों में पहले DGP होते हैं जो उत्तराखंड के, लेकिन फिर कंट्रोवर्सी जुड़ जाती हैं। तो एक इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जो पुलिस के लेवल पे आपने की हो या आपको नेशनल लेवल पे जिस तरह रिकॉग्निशन मिला हो, लेकिन जिस तरह से कंट्रोवर्सीज आपके दौरान उठती रही, तो आप लगता नहीं कि आपके कार्यकाल में जो परफॉर्मेंस आप कर सकते थे, जो परफॉर्मेंस आप कर रहे थे पुलिस के बीच में, वो उतना जाकर के खुल करके एक पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आ पाई इन तमाम कंट्रोवर्सीज के चलते? देखिए, मैंने हर चीज़ शुरू से ही बहुत दिल लगा के की है। जब कॉलेज में था तो पढ़ाई दिल लगा के करता था। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आज भी मेरा रिकॉर्ड है और मैंने अपने बैच को टॉप भी किया था। उसके बाद 2 गैलेंट्री मेडल मुझे सरकार द्वारा प्रदान किए गए, जिसके ऊपर की कोई रिकॉग्निशन किसी पुलिस अफसर के लिए नहीं होती। शायद 1-2 ही पुलिस अफसर होंगे इस समय सर्विस में, IPS ऑफिसर्स, जिनको 2 गैलेंट्री मेडल्स मिले हुए हैं। तो मैं हमेशा अपनी तरफ से आई हैव गिवन माई बेस्ट टू द डिपार्टमेंट एंड आई हैव रिसीव्ड ड्यू रिकॉग्निशन। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि मेरे को कभी किसी स्टेज के ऊपर कोई सेटबैक हुआ।
और जिस पद पे मैं पहुंचा हूँ विद गॉड्स ग्रेस, उस पद के ऊपर भी सारे आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो नहीं पहुंचते, और 2.5 साल का कार्यकाल एक डीजी के लिए काफ़ी लंबा कार्यकाल माना जाता है। तो आई हैव पुट इन माई बेस्ट एंड एट द सेम टाइम आई हैव बीन सफिशिएंटली रिवॉर्डेड बाय द सिस्टम। तो मेरे मन में कोई इस टाइप का मलाल नहीं है कि भाई मेरी कोई चीज़ जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गई, या मेरे को कभी अपनी एफर्ट्स के लिए कोई मेरे को ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिली। 2.5 साल के अपने इस कार्यकाल में क्या आपको लगता है, जब एक अचीवमेंट के तौर पे देखते हैं तो आपने पुलिस फोर्स के लिए ये अच्छा काम किया जिसके चलते आपको याद भी किया जाएगा और पुलिस के बेहतरी के लिए फ्यूचर में वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होगी? देखिए, जिस दिन मैंने टेक ओवर किया था उस दिन भी मीडिया द्वारा मुझे प्रश्न किया गया था कि मेरी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, तो मैंने ब्रॉडली 2 ही प्रायोरिटीज़ कही थी, मॉडर्नाइजेशन, और उसको मैंने क्लैरिफाई किया था कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब कार ले लो, कंप्यूटर ले लो नहीं, बल्कि एक सिस्टम की एक व्यवस्था पैदा करने की बात थी, और जिसके तहत हमने यहाँ पे सीपीयू बनाई, हमने एक एसडीआरएफ बनाई रेस्क्यू वर्क के लिए, हमने अपने फायर सर्विसेज को अपग्रेड किया, अपनी फोरेंसिक लेबॉरेटरीज़ को अपग्रेड किया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन के होमिसाइड स्क्वाड्स बनाए। तो ये सारे अपने जो हमारे निगलेक्टेड पार्ट्स थे फोर्स के, लाइक माउंटेड पुलिस और लाइक द कैनाइन स्क्वाड्स, उन सबको हमने रीबिल्ड किया। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइप के जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं उनकी एफिशिएंसी के ऊपर ही हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी डेवलप करती है। और जैसा कि को बॉम्बे में एक्सपीरियंस हुआ था कसाब वगैरह का, तो वहाँ पे 40,000 बड़ी एफिशिएंट फोर्स थी, लेकिन क्योंकि उन पास स्वॉट टीम्स टाइप के स्पेशलाइज्ड यूनिट्स नहीं थे, तो इसलिए उस प्रकार की सिचुएशन को वो डील नहीं कर पाए। तो आज की डेट में हमने उस टाइप के यूनिट्स भी डेवलप किए हैं, हमने अत्याधुनिक शस्त्र एक्वायर करके स्पेशली थ्रू दी होम मिनिस्ट्री उनको अपने यूनिट्स को लैस किया है। दूसरी प्रायोरिटी मेरी इन मॉडर्नाइजेशन के अतिरिक्त जो थी वो वेलफेयर ऑफ द मैन थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पुलिस कर्मचारी अपनी बात को बहुत फोर्सफुली नहीं कहते हैं फॉर रीजंस ऑफ डिसिप्लिन। तो उसमें सिर्फ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उसमें छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें मेरी जानकारी में आई, कई बार कार्डर्स मर्ज करके प्रमोशन पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करने की बात थी, कई बार उनके आपसी डिस्प्यूट्स जो कोर्ट कचहरी में चल रहे थे उनको रिजॉल्व करके प्रमोशंस की बात थी। जितनी रिक्रूटमेंट, जितनी प्रमोशंस पिछले 2.5 साल में हुए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद पिछले बहुत लंबे समय में नहीं हुए होंगे। जो कर्मचारी हमारे ऑन ड्यूटी जिनकी डेथ हो जाती थी उनको केवल 5,000 रुपये का अमाउंट मिलता था, उसको मैंने बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके एक हमने स्पेशल शहीद कोष का फंड इस्टेब्लिश कराया। अब हम 1,10,000 इमीडिएटली उसकी फैमिली को दे देते हैं जिस किसी की डेथ होती है। और फैमिलीज़ का हमने ध्यान रखा, जो हमारे स्कूल्स हैं जिनमें हमारे पुलिस कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बाहर के स्कूलों में एडमिशन मिलना मुश्किल है, उन स्कूल्स की हमने अपग्रेडेशन कराई। तो फैमिलीज़ के लिए मूवीज़ देखने का सिस्टम किया, क्योंकि पुलिस कर्मचारी अपनी फैमिलीज़ को उतना ध्यान नहीं दे पाते। और जितने हमारे कुछ वर्ग जो थे, चाहे हमारा एमटी का मोटर ट्रांसपोर्ट का वर्ग हो, जो कि बहुत एक्टिवली पुलिस वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दे प्रोवाइड दी बैकबोन सपोर्ट, उनके ध्यान काफ़ी समय से किसी ने नहीं रखे थे, उसका हमने ध्यान दिया। और जहाँ स्पेशलाइजेशन की बात है तो हमने जीआरपी जो थी हमारे रेलवे से जनता की सुरक्षा के लिए, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए, उस सब को क्रिएट किया। तो कुल मिला के मेरे मन में एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि जो मेरी 2 मेजर प्रायोरिटीज़ थी, टू बिल्ड इन स्पेशलाइजेशन एंड टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द मैन, उन दोनों के ऊपर मैं कुछ योगदान कर पाया हूँ। चर्चा अक्सर सियासी गलियारों में चर्चा रहती है कि डीजीपी साहब से मुख्यमंत्री साहब बड़े खुश हैं और शायद रिटायरमेंट के बाद कुछ समय और उनको उत्तराखंड में सेवा करने का मौका मिले। तो किस तरह का ध्यान है कुछ आपके जहन में, या कुछ इस तरह की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसी एक्सरसाइज मैंने की भी नहीं है और उसका करने से कोई कभी लाभ भी नहीं होता किसी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सारी जो टीम है उसको हमेशा इनकरेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, और मैं भी उस टीम का एक सदस्य हूँ। ये उनका बड़प्पन है कि वो अपनी सारी टीम में बहुत फेथ प्लेस करते हैं, कॉन्फिडेंस प्लेस करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। दिस इज़ जस्ट द गुड फॉर्चून ऑफ द इंटायर स्टेट एंड मी इन पर्टिकुलर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो तरकश में आज हमारे तीनों का सामना किया डीजीपी BS सिद्धू साहब ने। अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।